गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। हमारा ये देखिए आज जो लेक्चर नंबर 12 है और ये जो आपका अब चलेगा फेमस पर्सनालिटी के तहत, चूँकि आपको हम पहले ही सिलेबस बता दिए थे। चाहे वो बीपीएससी ऑडिटर हो या 67 बीपीएससी हो, कि मैंने बताया था कि 3 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। एक जो आपके आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। और दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं कि आपका रिवोल्यूशन से आते हैं, जो आपका पीजेंट्स मूवमेंट और जो आपका जितने भी मूवमेंट थे, ट्राइबल मूवमेंट थे, आपका ये स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति थी, सारा मैंने कवर करवा दिया। और ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन चल रहा है फेमस पर्सनालिटी, जो उनके देखते हैं कि हमेशा आता है, उनके विचारों से प्रश्न आते हैं यहाँ पे। और देखिए विचारों से प्रश्न में आज सबसे पहले जो आपका गांधी जी के थॉट के बारे में पढ़ना, कि गांधी जी के क्या थॉट्स थे। हालांकि गांधी जी पे एक वीडियो और आएगा अभी। गांधी जी पे अभी पूरी तरह से वीडियो एक एक वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा, एक वीडियो और लाऊंगा। उसके बाहर आपका क्या है कि आगामी आने वाले एग्जाम में उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो वीडियो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी आगामी मेंस के जो एग्ज़ाम होंगे बीपीएससी से रिलेटेड, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो आज का जो क्वेश्चन है गांधी जी के बारे में, कि गिव योर ओपिनियन अबाउट द रिलेवेंस ऑफ गांधी जी सोशल एंड द पॉलिटिकल थॉट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। माने गांधी जी का जो आपका सोशल यानी जो समाज के ऊपर, और जो पॉलिटिकल यानी आपका राजनीति के ऊपर क्या विचार था उनका, और वर्तमान में उसका क्या रिलेवेंस है, यानी क्या उसका प्रासंगिकता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। हालांकि इसके और भी गांधी जी के विचार हैं, उनका आर्थिक विचार क्या है, ठीक है, उनके व्यक्ति विचार क्या है, ये तमाम चीज़ों पे क्या है चर्चा करेंगे। और गांधी जी का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए एक लेक्चर इस पर भी और आएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। किसी को लग रहा हो कि पूरा होगा कि नहीं होगा, एक 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 और लेक्चर आएगा, एक आर्थिक विचार और एक सांस्कृतिक विचार। ये दोनों चूंकि पूछते रहता है हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो शुरुआत में देखिएगा कि लिख सकते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में जिस तरह से राजा राम मोहन राय को 19वीं सदी में बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में माना जाता था, और इसी तरह से अब 20वीं सदी में क्या है कि आप महात्मा गांधी को देख सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति मात्र नहीं, बल्कि एक विचारधारा है उनका। मतलब होता है ना कि वो एक सोच थे, ठीक है। और गांधी जी के विचार सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि क्या था, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। और ये विचार न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में प्रभावित रहे, बल्कि वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी क्या है, प्रासंगिक है। अब इतना क्या है कि लिख दीजिएगा आपको इंट्रोडक्शन में, तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आपको क्या है करके आपको दिखाना पड़ेगा। ये आपका हो गया। इसके अलावा देखिएगा, ये सारा जो मैंने बोला, ये सारा चीज़ लिखा, आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि चूंकि हमारा क्वेश्चन का प्रकृति क्या है, कि आपका गांधी जी का राजनीतिक विचार और सामाजिक विचार के बारे में बात कर रहा है। यानी आपका पॉलिटिकल थॉट और जो सोशल थॉट है उसके ऊपर, कि गांधी जी का क्या थॉट था। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोशल थॉट में उनका क्या था। तो देखिएगा सोशल थॉट की अगर बात करें, तो पहला उनका समाजवाद पे क्या विचार था। दूसरा था कास्ट एंड वर्ण वर्ण सिस्टम, यानी कास्ट यानी जाति और वर्ण व्यवस्था पर उनका क्या विचार था। तीसरा जो इनका अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, यानी अस्पृश्यता के ऊपर उनका क्या विचार था। चौथा नंबर पे आपका जेंडर इक्वलाइजेशन, यानी लिंग समानता के ऊपर उनका क्या विचार था। और 3 नंबर में है कि फ्रीडम्स ऑफ पर्सन, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर उनका क्या विचार था, ठीक है। इसके अलावा देखिए उनका पॉलिटिकल थॉट क्या क्या था। तो अगर पॉलिटिकल थॉट की बात करें, तो उनका नेशनलिज्म के ऊपर क्या विचार था, डेमोक्रेसी के ऊपर क्या विचार था, लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र या जनतंत्र भी बोल सकते हैं। राम राज्य के बारे में उनका क्या विचार था, सर्वोदय के बारे में उनका क्या विचार था, और मीन्स एंड द प्रैक्टिसिबल, यानी साधन और व्यवहारिक रूप में उनका क्या विचार था, और आपका सत्याग्रह के रूप में उनका क्या विचार था, और नॉन वायलेंस के रूप में उनको क्या विचार था। ये आपको क्या है थॉट लिखना होगा। और साथ ही साथ क्या है कि आपको प्रेजेंट रिलेवेंस में उसको दिखाना होगा कि क्या रिलेवेंस है। तो सबसे पहले देखिएगा इनका सोशल थॉट की अगर बात करें, तो जो सोशल थॉट में इनका जो विचार था, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सोशलिज्म के ऊपर बात करते हैं। तो सब गांधी जी ने सामाजिक स्तर के समाजवाद का क्या था, समर्थन किया था, ठीक है। और इनका उद्देश्य था कि समाज में समानता स्थापित करना था। और जो उनकी राय समाजवाद पे जो कार्ल मार्क्स के विचारों से क्या था, बिल्कुल भिन्न था। जहाँ कार्ल मार्क्स जो थे क्या बोलते थे कि उनको संघर्ष के बारे में ज़्यादा बोलते थे, ठीक है, कि संघर्ष पे ज़्यादा उनका
बात करते थे। संघर्ष इन द सेंस क्या है देखिएगा कि बोलते थे कि जीवन में वही एग्जिस्ट करेगा, कार्ल मार्क्स बोलते थे कि जो कि स्ट्रगल करेगा। जो स्ट्रगल करना भूल जाएगा वो क्या है, प्रकृति के अस्तित्व से विनाश हो, क्या होगा, विनाश हो जाएगा। और गांधी जी की जो था कि समाज की समानता की बात करते थे हमेशा। और इसका प्रेजेंट में रिलीवेंस की बात किया जाए तो क्या है, इन द preamble of Indian Constitution which is talking about the socialism in Delhi we see that the relevance of गांधी जी, यानी देखिएगा हमारे जब प्रियम्बर जो प्रस्तावना की बात करें तो हम लोग देखे थे कि हम भारत के लोग, भारत के सामाजिक जो था ना एक, तो क्या हमारे प्रियम्बर में भी इसका चर्चा है, इसका रिलेवेंस आप देख सकते हैं। दूसरा जो आपका देखिएगा कास्ट और वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी जी का क्या विचार था, तो गांधी जी का व्यूज था कि गांधी जी व्यूज ही वॉज वेरी फॉर्मल एंड द मोस्ट डेफिनेटली नॉट ए कास्ट रिवाइवलिस्ट इन द हिंदू रिलीजन, यानी वह एक सुधारक थे और निश्चित रूप से हिंदू धर्म के भीतर एक जाति पुनरुत्थानवादी नहीं थे। ठीक है, यानी एक तरह से वो तो क्या था ना कि नया नया उसमें इन्वेंशन लाना चाहते थे। और ही डिफेंडेड वर्ना सिस्टम द फोल्ड वर्ना ऑर्डर, यानी था ना कि जैसे कि जाति जाति में क्या था, 4 टाइप के होते थे, वैश्य होते थे, शूद्र होते थे। ठीक है, उन्होंने डिफेंड किया उसको, मैंने उसको ऐसा नहीं है कि सारे लोग वही कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि इनका करंट रिलेवेंस में क्या है। तो जाति के ऊपर देखिएगा इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर जो 15 है, देखिएगा ये क्या करता है, कास्ट सिस्टम को क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन होने से बचाता है कि जैसे कि आप कोई ऊंची जाति के हैं और कोई नीची जाति के हैं, तो आप उसके क्या है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि पहले जैसे होता था ना कि उच्च जाति के लोग नीच जाति के लोग को नहीं छू सकता है। ठीक, उल्टा बोल दिए, नीच जाति के जो लोग हैं उच्च जाति के लोग को नहीं छू सकता है। आप इसका लाइफ एग्जांपल अगर आप मांझी द माउंटेन मैन देखिएगा तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये मूवी में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे इलेक्शन भी होता है आज की डेट में, क्या होता है कि कास्ट क्या होता है कि डेवलपमेंट के बेसिस पे होता है, ना कि कास्ट बेसिस पे होता है। ये हालांकि आप लिख सकते हैं लेकिन रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है आप सभी को पता है, लेकिन आप जब लिखिएगा मेंस आंसर राइटिंग तो आपको यही सब बात लिखना होगा। ठीक है, आगे है आपका अस्पृश्यता यानी जो अनटचेबिलिटी के ऊपर गांधी जी का क्या विचार था। तो गांधी जी का जो विचार था कि अगर अस्पृश्यता का अर्थ होता अपने परिवार के सदस्यों की तरह घर में रहना, यानी उनका कहना था कि अगर छुआछूत चली जाती है जो जाति व्यवस्था भी चली जाएगी। ठीक है, यानी कि क्योंकि छुआछूत एक्चुअली में था क्या, तो छुआछूत यानी कास्टिज्म तो था ही ना कि ऊंची जाति के लोग नीचे जाति के लोग के साथ कुआं का पानी नहीं पी सकता, उसका वगैरह वगैरह जो भी था, ये सब सारी जो तमाम चीज़ें थी एक था। आप इसका देखिएगा अगर करेंट रिलेवेंस की बात करेगा तो अनटचेबिलिटी आप जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 17 में क्या है, प्रेजेंट टाइम पे इसका रिलेवेंस भी है। और देखिएगा यहाँ पे रिसेंटली आप देखे होंगे सबरीमाला टेम्पल की अगर बात किया जाए तो क्या था वहाँ पे कि जो टेम्पल में घुसने की जो चर्चा चल रही थी कि नहीं घुसने दिया जाएगा, तो चूंकि क्या था कि महिलाओं के साथ ये उसका क्या था, राइट्स टू इक्वलिटी का वायलेट्स था, तो जो कि क्या कर सकते हैं कि ये एक अच्छा कदम मान सकते हैं इसका। आगे है आपका जेंडर इक्वलाइजेशन यानी लिंग समानता की अगर बात किया जाए तो गांधी जी ने कहा था कि घरेलू महिलाओं के हर निर्णय में समान भागीदारी होनी चाहिए, जिससे वह भारतीय समाज में ऊपर उठती, यानी कि जैसे देखिए कि आज के डेट में जो हमारा समाज में जो नियम होता है कि जो पुरुष ही सब कुछ डिसीजन लेते हैं। जैसे कि मान के चले कि मुखिया का चुनाव होता है, तो मुखिया के चुनाव में देखिएगा मुखिया पति का बहुत चर्चा रहता है आज के डेट में कि जो सारा डिसीजन कौन लेंगे, मुखिया पति ही लेंगे। लेकिन क्या है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका करंट रिलेवेंस की बात करें तो लिंग समानता में आर्टिकल 15 का भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी अभी देखिएगा जो रिसेंटली कुछ दिन पहले ही जो कोठारिया कमेटी की बात किया जाए, जो महिलाओं और जो पुरुष के जो शादी के जो उम्र था लेके क्या था कि इक्वल कर दिया गया है। ठीक है, यानी चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों की जो शादी की उम्र होगी कितनी होगी, 21 ईयर्स हो गए। यह पॉइंट यहाँ पे लिख के कंसिडर कर सकते हैं। आगे है कि ये तो आपका सोशल थॉट पे क्या था। अब देखिए पॉलिटिकल थॉट क्या था गांधी जी का, उस पर विचार कर लेते हैं। तो गांधी जी का देखिएगा सबसे पहले आपका नेशनलिज्म यानी आप कह सकते हैं कि उनका राष्ट्रवाद के ऊपर क्या विचार था। ठीक है, राष्ट्रवाद के ऊपर गांधी जी का क्या विचार था, तो गांधी जी के राष्ट्रवाद के ऊपर कह सकते हैं कि वो ना कि महात्मा गांधी राष्ट्रवाद को एक राष्ट्रीय एकता के रूप में देखते थे। ठीक है, यानी उनका था, गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रति क्या है कुछ कर्तव्य होता है। जैसे मान के चले हम है, आप है, कोई और है, सभी को अपने देश के प्रति क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। ठीक है, ये गांधी जी के राष्ट्रवाद के संबंधित विचारधाराएं थे।
और देखिए इसका आज के डेट में 51 का जो क्या है, ठीक है, 51 का ए में प्रिजर्व भी करता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं। और आप लोग बताइएगा फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो पता होगा आप सभी लोग को, शुरुआत में क्या था 6 थे, लेकिन आज की डेट में कितना है फंडामेंटल राइट्स 11 है, ठीक है। ये सब पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए, अच्छा कुछ ये तो राष्ट्रवाद था, अंतर्राष्ट्रवाद पे भी इनका कुछ विचार था, उस पर सुन लीजिए, हम लिखे नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रवाद पे जो इनका विचार था कि विश्व में शांति स्थापित से संबंधित इनका मतलब क्या है, पूरा विश्व क्या है शांति होना चाहिए, क्योंकि शांति स्टैब्लिश होगा तभी एक दूसरे से क्या है कि वैश्विक स्तर पे क्या है कि कल्याण संभव हो पाएगा। जैसे मान के चलिए हमारा बगल में पड़ोसी देश पाकिस्तान है और उसके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है, तो इनफैक्ट उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडिया पे भी पड़ सकता है। तो ये सब पॉइंट आप वहाँ पे लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रवाद पे, ठीक है। आगे देखते हैं कि लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र के बारे में गांधी जी का क्या विचार था। तो अगर लोकतंत्र के बारे में बात किया जाए तो लोकतंत्र के बारे में हमेशा गांधी जी बोलते थे कि जो हमारा जो पावर होना चाहिए ना, जो जो जिसे केंद्र का जो पावर होता है डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, उसके बाद राज्य स्तर पे होना चाहिए, उसके बाद जो ग्रास रूट लेवल होता है ग्रामीण स्तर पे होना चाहिए, और ये होना भी चाहिए। उन्होंने कहा था कि प्रशासन क्या है एकदम ज़मीनी स्तर पे पहुंचना चाहिए। आज की डेट में उसका करंट रिलेवेंस भी आप देख सकते हैं कि जैसे आप आर्टिकल नंबर जो 14 है 40 जिसकी चर्चा क्या ग्राम सभा का गठन किया गया है, आप ये करंट रिलेवेंस पे यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो 80 पॉइंट आपका राम राज्य, राम राज्य से मतलब ये है गांधी जी का कि गांधी जी के राम राज्य संबंधित विचारों को लोकतंत्र संबंधित विचारों को से जोड़कर देखा जाता है, और यह एक प्रकार का क्या है लोकतांत्रिक विचारों का आदर्श व्यवस्था यानी राम राज्य के लक्षणों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे इनका कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है जिसे आप कह सकते हैं। जो पहला इनका लिव एंड लेट लिव यानी जियो और जीनो दो। दूसरा जो आपका क्वालिटी ब्रदरहुड एंड द फ्रीडम यानी समानता भाईचारा और स्वतंत्रता संबंधित इनका था। सी नंबर में क्या है इनका ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण की बात करते हैं। और डी नंबर में बोलते हैं कि एवरी कास्ट एंड द इक्वल वैल्यू यानी सभी जो धर्म के हैं सभी उनका समान भाव होना चाहिए, और मानव का कल्याण की बात करते हैं, ये हमेशा करते हैं। ये गांधी जी राम राज में हमेशा बोलते हैं कि जो आपका राम राज में हमेशा बोलते हैं कि राजनीति बल्कि सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में समानता और न्याय की भावना पे आधारित होना चाहिए, ठीक है। और गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा कई बार विवाद का भी विषय बन गया है, मतलब हर बार क्या इनका सही चीज़ कभी कभी विवाद भी बन गया। कुछ आलोचकों जो क्या है कि राम राज्य को एक लोकतंत्र के हिंदूवादी व्यवस्था के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप करने कुछ और जा रहे हो कुछ और जाता है, ठीक है। तो इस सब पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं रामराज के अलावा इनका सर्वोदय से क्या विचार था। सर्वोदय, क्योंकि गांधी के विचारों में सर्वोदय का उल्लेखनीय स्थान होता है, और देखिएगा कि भारतीय संदर्भ में सर्वोदय की संकल्पना महात्मा गांधी द्वारा आगे चलकर विनोबा भावे ने भी क्या था गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर सर्वोदय समाज की स्थापना किए थे। आपको पता भी होगा कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किया था। और बिहार के क्रांतिकारी एवं संपूर्ण क्रांति के जो प्रणेता थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने भी क्या था सर्वोदय का नारा दिया था, आप सभी लोग को पता होगा। लेकिन हमें जो यहाँ पे लिखना है सर्वोदय के बारे में कि सर्वोदय मूलतः कल्याण संबंधित एक विचारधारा थी गांधी जी का, ठीक है। जो कि क्या कहते हैं समाज के जो निचले तबके के लोग थे सभी को ऊपर उठाना, जैसे मान के चलिए जो ऊपर उठे उनकी तो बात तो करते ही हैं, लेकिन क्या इसमें क्या है कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं गांधी। ये देखिए मोदी जी भी नारा दिए थे सबका साथ सबका विकास। जैसे आप इसका प्रेजेंट में रिलेवेंस देखिएगा तो ये जो कोविड का टाइम था, ठीक है, कोविड के टाइम में क्या था कि समाज के सभी वर्गों को क्या है कि कोविड का टीका दिया गया, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, ठीक है, या 18 से 44 वाले हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले हो, या कोई रिच हो या गरीब हो, सभी वर्गों को लोग को क्या है कि आपको टीका दिया गया था। अब ये कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे आपका गांधी जी के साधन साध्य सिद्धांत, ठीक है, साधन और व्यवहारिक या साधन या साधिक सिद्धांत बोल सकते हैं कि इन सिद्धांतों को गांधी जी के विचारों को नैतिक आधार से माना जाता है। और गांधी जी का मानना था कि साधन के साथ साधन की पवित्रता भी आवश्यक है, ठीक है। साधन के साध्य के साथ साधन की पवित्रता भी आवश्यक है, यानी साध्य एवं साधन के एकरूपता द्वारा ही मानव का वास्तविक कल्याण संभव है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, सिंपल सी बात है कि उत्तम श्रेणी के बीज से ही क्या उत्तम फसल प्राप्त हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आपका बीज ही अच्छा नहीं होगा तो आपका रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा, ठीक है। मान के चलिए आप तैयारी कर रहे हैं, अब दिन भर क्या है कि इधर उधर बातूनी करते रहते हैं, मतलब हम ये कर देंगे, हवाई कीले मार रहे हैं कि हम इस बार ये कर देंगे वो अब पढ़ रहे हैं ही नहीं। तो ये सब चीज़ क्या है कि आप कुछ नहीं होगा, नहीं आप उत्तम श्रेणी के बीज से ही उत्तम जो आपका फल का निर्माण होता है आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है।
इसका करंट प्रेजेंट में रिलेवेंस देखेगा कि एनी सक्सेस इज नॉट इवेल्युएशन बल्कि हिज सक्सेस इट ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रोसेस ऑफ हिज सक्सेस। यानी देखिए कोई भी सफलता क्या होता है ना, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कि किस तरह सफलता मानी, उसका प्रोसेस को भी देखा जाता है। मान के चलिए आपके पास साधन थे और एक वैसे बंदे थे कि जिनके पास कुछ नहीं साधन है, ठीक है, दोनों में अगर देखा जाए तो किसका ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा? तो जिसके पास कोई साधन नहीं वो ऑफिसर बन जाता है, उसका ज़्यादा कह सकते हैं कि ठीक है। अगला देखिएगा सत्याग्रह की बात करते हैं। गांधी जी का सत्याग्रह के ऊपर क्या इनका विचार था? तो सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो गांधी जी के सत्याग्रह का अनुभव क्या है? वैश्विक चिंतन को क्या था, गांधी जी के विशिष्ट दिन के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा सामान्यतः तो हम सत्याग्रह सत्य के लिए ही किया जाता है, मैंने सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए ही किया जाता है। परंतु व्यवस्थित रूप में अगर देखा जाए तो असत्य पर आधारित बुराई का अहिंसात्मक माध्यम से विरोध करना ही क्या है, सत्य कहलाता है। और गांधी जी के इसी विचार के तहत यह विचार रखते हैं कि बुराई को घृणा करना चाहिए और बुरा करने वालों से नहीं, ठीक है। इनका विचार था गांधी जी को कि बुराई से घृणा करना चाहिए, ठीक है, बुराई से, ध्यान से सुनिएगा, बुराई से घृणा करना चाहिए, बुरा करने वालों से नहीं घृणा करना चाहिए। और आज की डेट में देखिए इसका अगर रिलेवेंस की अगर बात की जाए तो स्ट्राइक होता है, जैसे काम का लोग बहिष्कार करते हैं, कि जैसे कभी देखिएगा बैंकिंग वाले लोग स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, कभी देखिएगा कि किसान लोग स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका करेंट रिलेवेंस आप देख सकते हैं, सत्याग्रह के माध्यम से करते हैं। अब दूसरा आपका नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग की बात करते हैं, कि जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करने पे क्या होता है, व्यवस्था सरकार के साथ सहयोग नहीं करने। जैसे आप देखिएगा कि होता नहीं, कभी कभी लोग रेल उखाड़ देते हैं, पटरी उखाड़ देते हैं। अब जो विदेशी शिक्षा संस्थान होता है, कार्यालय आदि का बहिष्कार जो होता है, अब इसका आप देखिएगा 1920 में भी असहयोग आंदोलन होता है कि सरकार के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता। तो ये सब चीज़ क्या है, आज की डेट में भी रिलेवेंस है। इसके अलावा देखिएगा अहिंसा की अगर बात किया जाए, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। अगर नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ठीक है, नॉन वायलेंस की अगर बात की जाए, अहिंसा जो होता है, कि गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख आधार अहिंसा को ही माना जाता है। यानी अहिंसा को अपनाने के पीछे गांधी जी द्वारा भारतीय परिवेश एवं राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि से प्राप्त अनुभव को प्राप्त यह परिणाम था, ठीक है। गांधी जी ने यह अनुभव किया था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुरूप व्यापक जन सहभागिता के निर्माण के लिए अहिंसा ही वह माध्यम है जिसके साधनहीन भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में दीर्घकालिक तक बनाए रखने का संभव होगा। क्योंकि गांधी जी को पता था ना, अहिंसा ही एक माध्यम है जिसे कि आप चलिए मान के चलिए अभी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर लोग विवाद खड़ा कर रहे थे, ठीक है, अगर वही अहिंसा करने पर उतर जाते, मान के चलिए बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगता है, तो सरकार भी क्या दबा देती ना मामला को। जिसे अंग्रेजों के साथ क्या होता था कि गांधी जी जानते थे कि अगर हिंसा के उतर जाए तो अंग्रेज क्या है, इसको भारतीय लोग को मार के मारना स्टार्ट कर देगा। यानी जो स्वतंत्रता तो नहीं मिले लेकिन क्या है, झूठ मूठ का उसको दबा सकते हैं। जैसे आप किसान आंदोलन की ही बात करते हैं, तो किसान आंदोलन पता है कि एक दिन में नहीं मिला, जो बिल था वापस नहीं हुआ, उसके लिए लोगों ने 1 से 1.5 साल वहाँ पे डटे रहे। तो ये सब चीज़ क्या अहिंसा का ही असर है। आप ये सब चीज़ लिख के दिखा भी सकते हैं। आप इसका देखिएगा कि कंक्लूजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो कंक्लूजन देखिएगा गांधी जी का जो विचार था आज की डेट में इसका बहुत सारे रिलेवेंस है। जैसे आप देखिएगा कि इसका इथिकल वैल्यू है और इसका स्पिरिचुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। गांधी जी इथिक्स में भी ओल्ड, बट देखिए गांधी जी का विचार भले ओल्ड हो चुका है लेकिन उनकी जो विचार थे आज भी जिंदा है। आप डिफरेंट रूपों में देख सकते हैं। आप कुछ करेंट का इवेंट डाल दीजिएगा, जैसे किसान आंदोलन की बात कर सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा टुडे बॉइलिंग बट ग्रोइंग नेशनल एज इट कैन बी वेयर कल्चरली बट ऑल्सो सोशली। तो ये क्या है, समाज जो गांधी जी का विचार था समाज के लिए नहीं बल्कि देखिएगा कल्चरली के लिए भी, जो कल्चर के लिए, जो हमारा इंडिया का जो कल्चर है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना पॉइंट को कवर करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपको एक अच्छा मार्क्स यहाँ पे मिल सकता है। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद, टाटा गुड बाय।